अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इससे जो पिछले लेक्चर है मैंने उसमें पेजेस और टेबल्स के बारे में बताया था कि इसके साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि उसके साथ हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम अपने जो डॉक्यूमेंट में एक रैंडमली पैराग्राफ एंटर करते हैं। तो ये मैंने एंटर कर दिया। तो इसके बाद आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्चर्स की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने डाटा में कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया है। तो इसमें मैं डिफरेंट जगह से अपनी इमेज जो है इंसर्ट कर सकता हूं। देख सकते हैं दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर। तो फिलहाल मैं दिस डिवाइस में जाता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर एंटर कर लेता हूँ। तो ये मैंने पिक्चर एंटर कर लिया। तो इसको मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। तो ये इसका साइज़ छोटा हो गया। तो अब मुझे अपनी पिक्चर की जगह चेंज करनी है। ये देख सकते हैं मैंने इसको उठाया, तो मैं इसको जहाँ पे भी रखना चाहता हूँ मैं रख लूँगा। तो इसके बाद हमारे पास पिक्चर का एक फॉर्मेट, हमारे पास एक न्यू टैब हमारे पास आ जाती है। तो ये देख सकते हैं कि इसको हम जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम पिक्चर फॉर्मेट टैब भी कहते हैं। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डिफरेंट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं पिक्चर को फॉर्मेट करने की। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है बैकग्राउंड रिमूव। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास MS वर्ड की तरफ से जितना बैकग्राउंड रिमूव हो सकता था उस से वो रिमूव करके उन्होंने मेरे सामने जो बाकी पिक्चर है वो शो करवा दी है। तो अगर मुझे इसमें से बैकग्राउंड कोई रिमूव नहीं करवाना तो मैं उसको, तो ये देख सकते हैं साइड पे हमारे पास मार्क एरिया टू कीप का ऑप्शन है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसको क्लिक करने के बाद जिस भी एरिया को हमने रिमूव नहीं करना उसको हम इसके साथ मार्क कर देंगे। ये F, ये W, D, I, G, I, T, A, L। तो फिलहाल इतना ही हम रहने देते हैं। तो इस पे जैसे ही मैं कीप चेंज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा बाकी बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये अंडू हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है करेक्शंस की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी जो पिक्चर की लुक है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वो चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कलर्स की। तो इसमें ये देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम कलर कहते हैं। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर्स हमारे पास हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कोई भी कलर अपना जो है डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो ये देख सकते हैं जहाँ भी मेरा कर्सर है इसको हम आर्टिस्टिक इफेक्ट से कहते हैं। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें हम डिफरेंट इफेक्ट्स अपने जो इमेज है उसको हम दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं ये वाला दे देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ट्रांसपेरेंसी। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं अपनी जो इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी मैं एक एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे अपनी पिक्चर को कितना शो करवाना है। ये देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है चेंज पिक्चर की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ये देख, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हुआ जिसमें उसने पूछा कि मैंने अपनी पिक्चर को किसके साथ चेंज करवाना है। तो मैंने फ़िलहाल चेंज नहीं करना तो मैं रहने देता हूँ। तो मैं इसके बाद पिक्चर फॉर्मेट में जाता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है रीसेट पिक्चर। इससे बेसिकली क्या होता है कि हमने जो अपनी पिक्चर के ऊपर फॉर्मेटिंग की होती है वो रीसेट हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी जो पिक्चर है वो वापस अपनी जो हालत है जो उसकी पहली वाली स्टेट थी वो उसमें चेंज हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन आती है कंप्रेस्ड
पिक्चर। तो इसको हम बेसिकली मैं आपको बाद में इसका एक्सप्लेन करता हूँ, तो हम फ़िलहाल आगे चलते हैं। तो इधर आ जाता है पिक्चर स्टाइल्स। तो इससे बेसिकली हम अपनी पिक्चर को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर को डिफरेंट स्टाइल उसका हम दे सकते हैं। तो ये देखें, मैंने ये दे दिया। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्चर बॉर्डर। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि मेरी जो पिक्चर है उसका मैं बॉर्डर कलर जो है चेंज कर सकता हूँ। तो मैं येलो नहीं ग्रीन रखता हूँ, ये मैंने ग्रीन रख लिया। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्चर इफेक्ट्स की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये देख, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया, जहाँ पे मैं अपनी पिक्चर के डिफरेंट इफेक्ट अपनी पिक्चर को दे सकता हूँ। जहाँ पे शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल, 3D रोटेशन। तो फ़िलहाल मैं अपनी पिक्चर को कोई इफेक्ट नहीं दे रहा। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है पिक्चर लेआउट। इससे बेसिकली क्या होता है कि मैं अपनी पिक्चर को किसी भी स्मार्ट आर्ट में एंटर कर सकता हूँ। देख सकते हैं कि मैं अपनी पिक्चर का कोई भी लेआउट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं ये देखें, मेरी पिक्चर का एक लेआउट क्रिएट हो गया है। तो इसको फ़िलहाल मैं अंडू कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ऑल्ट टेक्स्ट की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने जो मेरी पिक्चर है उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रीडर एक क्रिएट कर सकता हूं। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक साइड में ही एक मेन्यू ओपन होगा, जहां पे मैं अपनी इमेज का नेम या कोई भी नाम रख सकता हूं। तो मैं फ़िलहाल इसको रहने देता हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है पोजीशन की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैं अपनी जो इमेज है उसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ कि मैंने उसको अपने डाटा में कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो यहाँ से हमें जो भी हमने रखनी हो हम वो रख सकते हैं। तो ये देखें, मैंने ऊपर नीचे वाली रख दी है, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ सेंटर। तो ये देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो सेंटर में आ गई है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है वार्प टेक्स्ट की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी जो इमेज है उसकी पोजीशन डाटा के अंदर सेट कर सकते हैं। तो कैसे, ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया है, जिसमें मुझे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं इन लाइन विद टेक्स्ट। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी जो इमेज है वो इन लाइन चली जाएगी और उसके साथ टेक्स्ट भी एंटर हो जाएगा। ये देख सकते हैं नीचे टेक्स्ट भी है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखूँ, हाँ जी। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है स्क्वायर की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो इमेज के साइड में एक स्क्वायर क्रिएट कर देता है। इसको मैं जहाँ पे भी ले जाऊँगा आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ही क्रिएट हो रहा है और कोई चीज़ क्रिएट नहीं हो रही। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टाइट का। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो इमेज के जितने भी करीब आ सकता है उतने करीब आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है थ्रू की। तो ये भी बेसिकली टाइट की तरह ही होता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टॉप एंड बॉटम। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो इमेज के ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है बिहाइंड टेक्स्ट। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो टेक्स्ट के पीछे वाली साइड में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर वाले हिस्से में आ गई। आप देख सकते हैं कि मैं इमेज को मूव कर रहा हूँ लेकिन टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा अपनी जगह से। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है एडिट वार्प पॉइंट। तो ये देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गई कि मैंने अपने जो पॉइंट है उनको सेट करना है। तो मैं उनको थोड़ा अंदर कर लेता हूँ। तो मैं इनको सेट कर लेता हूँ, ये ले। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इसको भी कर देता हूँ। तो इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है मूव विद टेक्स्ट। तो ये फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही सिलेक्ट होता है कि जब मैं अपनी इमेज को मूव करूँगा तो टेक्स्ट भी अपनी स्पेस क्रिएट करता जाएगा। इसके बाद आता है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई है, कि जो वार्पिंग है वो फिक्स है कि उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इसके बाद हमारे पास, मैं इसको मूव विद टेक्स्ट कर देता हूँ।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है मोर लेआउट ऑप्शन की। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे वही चीज़ें दोबारा नज़र आ जाएंगी कि मैंने अपने जो इमेज है उसको कहाँ पे रखना है, उसका कैसे रखना है उस टेक्स्ट को। तो फ़िलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ब्रिंग फॉरवर्ड की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट, जो हमारी इमेज होती है वो डाटा के ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो कैसे, तो इस पर तो अभी नहीं, पहले मैं सेंड बैकवर्ड को आपको बता दूँगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो कोई और इमेज हमने कोई ऐड की हो इसके अंदर, तो वो उसकी पीछे वाली साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो डाटा है, यहाँ पे हमें इतना पता नहीं लगेगा। जब हम कोई इमेज एक और क्रिएट करेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो आगे पीछे हम इससे कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है सिलेक्ट प्लेन। तो इससे हम जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है अलाइंग ऑप्शन। तो इससे बेसिकली क्या होता है, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन सामने आ रही हैं। तो यहाँ से मैं अपनी इमेज की अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। तो ये देखो मैंने लेफ़्ट अलाइन किया तो लेफ़्ट साइड में चली गई, सेंटर में आ गई, फिर राइट आ गया, फिर टॉप, मीडियम, फिर बॉटम है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो ऊपर और नीचे से मेरे ख्याल से लेवल में आ गई है। तो इसमें मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आती है वो है रोटेट ऑब्जेक्ट। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैं अपनी इमेज को रोटेट कर सकता हूँ डिफरेंट एंगल्स में। ये देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो रोटेट हो रही है। इसके बाद जो सेंटर वाली जो ऑप्शन है वो हमारे पास फ़िलहाल लॉक है। इससे बेसिकली क्या होता है कि हम जो अपनी इमेज है उसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जॉइन करवा सकते हैं या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में हम उसको मूव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है क्रॉप की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन क्रिएट हो गया। तो मैं इसको अपने मुताबिक क्रॉप कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। तो यहाँ पे मैंने पीछे एक ऑप्शन छोड़ी थी कंप्रेस इमेज। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है ये उसको कंप्रेस कर देती है। ये आप देख सकते हैं मेरी जो इमेज है मैंने छोटी की तो साइड में हमारे पास थोड़ी सी जगह हमें नज़र आ रही है। तो मैं जैसे ही इसको बंद करूँगा पिक्चर फॉर्मेट, तो जैसे ही मैं ये देख सकते हैं कि ये मेरा कर्सर भी कंप्रेस पिक्चर के ऊपर है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझसे वो पूछेगा कि आपने जो कंप्रेस करना है इमेज को, तो नहीं, मैंने ओके पे क्लिक किया। तो इसके बाद मैं दोबारा क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो बाहर वाली स्पेस थी वो रिमूव हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्चर फॉर्मेट में हाइट की, साइज़ की। तो इससे हम पिक्चर का साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। देखो मैंने इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा सा, फिर यहाँ से हम लेंथ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर विड्थ की बारी आ जाती है तो इसको भी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम वापस जाते हैं इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में पिक्चर के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है शेप्स की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम शेप्स कहते हैं। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया है जहाँ से मैं डिफरेंट शेप्स अप्लाई कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। मैं फ़िलहाल एक शेप एंटर कर लेता हूँ, तो मैं ये इमोजी रख लेता हूँ। तो ये देखें मैंने शेप एंटर कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास शेप फॉर्मेट का एक न्यू टैब ओपन हो गया है। तो ये भी बेसिकली सेम टू सेम पिक्चर्स की तरह ही है। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले है इंसर्ट शेप। तो इसमें मैं डिफरेंट शेप से ऐड कर सकता हूँ दोबारा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है साइड में, ये देख सकते हैं एडिट शेप। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने एडिट पिक्चर आपने जो शेप है उसको चेंज करना है या उसके पॉइंट्स को एडिट करना है। तो मैं एडिट पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके जो पॉइंट्स हैं उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं जहाँ मर्जी उसको मूव करवा रहा हूँ। मैं इसको फ़िलहाल वैसे ही रहने देता हूँ और अंडू दबा देता हूँ। चलो
तो इसके बाद हमारे पास शेप फॉर्मेट में ऑप्शन आ जाती है शेप स्टाइल। ये भी बेसिकली सेम टू सेम पिक्चर स्टाइल की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास शेप्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये देखें मेरा जो कलर है वो स्टाइल चेंज हो गया है। इसके बाद आ जाता है शेप फिल का ऑप्शन। ये देख सकते हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है इसको हम शेप फिल कहते हैं। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास एक कलर मेन्यू ओपन होगा जहाँ से मैं अपनी जो शेप है उसका डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। तो इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक पिक्चर का ऑप्शन है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसने मुझसे पूछा कि आपने जो पिक्चर है वो दिस डिवाइस में से लेनी है, स्टॉक्स में से लेनी है, या ऑनलाइन लेनी है, या आइकन लेना है। तो मैं फ्रॉम दिस डिवाइस में ही करता हूँ। तो यहाँ से मैं वही वाली पिक्चर दोबारा ले लेता हूँ। तो ये देखिए, ये देखें मेरी जो पिक्चर थी वो इमोजी में या जो शेप है उसमें एंटर हो गई है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है शेप आउटलाइन। तो इससे हम अपनी शेप की जो आउटलाइन है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं फ़िलहाल ब्लैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो गई है। तो वो हमें फ़िलहाल नज़र ही नहीं आ रही, तो मैं इसका वेट ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये ले, जब आपको साफ नज़र आ रही होगी हमारी आउटलाइन। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है शेप इफेक्ट की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपने शेप को डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो लॉक है। क्योंकि हमने अपनी शेप के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट नहीं किया। तो मैं इसके अंदर पहले टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ। वो कैसे? तो इसके ऊपर शेप के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट, या आप ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो शेप है उसके अंदर कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने कुछ भी लिख दिया। तो इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं जो वर्ड आर्ट स्टाइल है ये हमारे पास अनलॉक हो गया है। तो मैं क्विक स्टाइल पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने जो मैंने राइट किया है उसको मैं डिफरेंट स्टाइल अप्लाई उसके ऊपर कर सकता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट फिल। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम इसके साथ अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो जहाँ पे मैं यहाँ पे येलो रख देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर येलो हो गया है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट आउटलाइन। तो इससे हम अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड रख देता हूँ। तो फ़िलहाल तो हमें आउटलाइन नज़र नहीं आ रही। तो इसके बाद मैं जाता हूँ दोबारा आउटलाइन पे। तो वेट वाले ऑप्शन से मैं अपने जो आउटलाइन है उसका वेट आप देख सकते हैं। मैंने जैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट इफेक्ट की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। ये सारे इफेक्ट वही हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे एक नया इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म का। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने जो टेक्स्ट है उसको एक राउंड इफेक्ट है उसका क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं जब भी मैं अपना कर्सर उसके ऊपर टेक्स्ट या इफेक्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उसके ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मैं राउंड वाला रखता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो राउंड में चेंज हो गया है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट की। तो इसमें आप देख सकते हैं हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी जो शेप के अंदर टेक्स्ट है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट डायरेक्शन आ गई है। तो इससे पहले मैं अपने जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा तो मैं अपने जो टेक्स्ट है उसको मैं डिफरेंट जो उसकी रोटेशन है उसकी मैं चेंज कर सकता हूँ। देखें मैंने रोटेट कर दिया तो ये उस तरफ मूव कर गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है अलाइन टेक्स्ट की। तो इसमें बेसिकली हम अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, उसको और लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या फिर राइट में रखना है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है लिंक की। तो ये बेसिकली हमें दो शेप्स को आपस में लिंक करने के काम आता है। वो कैसे? तो मैं यहाँ पे एक और शेप एंटर कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर आऊँगा क्रिएट लिंक। ये आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा एक लिंक जो है वो ये देखें ये एक शेप मेरा जो कर्सर है वो लिंक की शेप में चेंज हो गया है। तो मैं जैसे ही दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करूँगा तो इन दोनों का जो है वो लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हमने
अप्लाई करने के लिए एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं पहले एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है और ये वाली शेप जो सी है ये दोनों आपस में लिंक कर गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ। तो जब मेरी ये वाली शेप, ये देख सकते हैं जब मेरी ये वाली शेप फुल हो गई है तो आप देख सकते हैं कि जो बाकी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स में हमें नज़र आ रहा था। तो ये देखें जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें टेक्स्ट बॉक्स में नज़र आ रहा है। तो मैं फ़िलहाल इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद शेप फॉर्मेट में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमने इमेज फॉर्मेट में रीड कर ली हैं, तो इसका मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं शेप को भी डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद हम इंसर्ट टैब में वापस आते हैं। तो हम शेप्स के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है आइकन्स। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है उसको हम आइकन्स कहते हैं। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो जिसको चलने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक विंडो ओपन है जिसमें मुझे डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से जो आइकन चाहिए मैं वो सर्च भी कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ये को आइकन ले लेता हूँ, जैसे ये वर्ल्ड है। तो इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैं इंसर्ट का बटन जैसे ही दबाऊँगा तो मेरी जो आइकन है वो इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं जो आइकन है वो इंसर्ट हो गया है। तो इसमें हमारे पास एक ग्राफिक फॉर्मेट ओपन हो गया है जिसको हमने पहले रीड किया है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा शुरू में बता देता हूँ जो हमने नहीं पढ़ा। तो इसमें पहले आ जाता है चेंज ग्राफिक। तो इससे बेसिकली हम जो अपना आइकन है उसको चेंज कर सकते हैं किसी और आइकन के साथ। तो इसके बाद हमारा पास आता है कन्वर्ट टू शेप। तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा आइकन था वो शेप में कन्वर्ट हो गया है। जो मेरे पास ग्राफिक फॉर्मेट था वो रिमूव हो के यहाँ पे देख सकते हैं शेप फॉर्मेट क्रिएट हो गया है। लेकिन जो आइकन के दूसरे जो ऑप्शन थे वो हमने पहले रीड की हुई हैं। तो इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद इंसर्ट टैब में हमारा अगला ऑप्शन है 3D मॉडल्स। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने डाटा में 3D मॉडल ऐड कर सकते हैं। तो कैसे, ये देख सकते हैं कि आप जो 3D मॉडल का ऑप्शन है उसके साथ एक छोटा सा एरो है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन होगा कि हमने वो 3D मॉडल कहाँ से लेना है। तो मैं स्टॉक से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ फिश। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िश के मेरे पास डिफरेंट मॉडल आ गए हैं। तो मैं यहाँ से एक एंटर कर लेता हूँ। ये वाला मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंसर्ट होने में। तो ये देख सकते हैं जो फिश का मॉडल है वो यहाँ पे एंटर हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फ़िश का मॉडल एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास 3D मॉडल का एक जो है टैब एंटर हो गया है। तो यहाँ से मैं अपने जो मॉडल है उसको डिफरेंट उसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो इसको हमने पहले डिस्कस किया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की तो वो हम इसमें कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है 3D मॉडल। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने 3D मॉडल ऐड कहाँ से करना है। तो मैंने फ़िलहाल ऐड नहीं करना। तो इसके बाद आ जाता है रीसेट 3D मॉडल। तो अगर मैंने अपने 3D मॉडल ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है तो वो रीसेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रीसेट 3D मॉडल पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो मॉडल है वो वापस उसी एंगल में आ गया जैसे एंटर हुआ था। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है 3D मॉडल व्यू। तो इस पर मैं जैसे ही छोटे से एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने मॉडल की जो व्यू है वो अरेंज कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं। तो मैं ये वाली व्यू रख लेता हूँ। इसके बाद जो ऑल टेक्स्ट अरेंज ये दोनों हमने पहले रीड कर ली हैं तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पैन एंड जूम। इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी जो इमेज है उसको जूम और उसको रिमूव अपनी जो इमेज है उससे बाहर कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा अपनी जो शेप है उससे बाहर किया तो आप देख सकते हैं कि जो फ़िश है वो रिमूव हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा साइड में आपको एक
ये देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करके ऊपर या नीचे करेंगे तो जो आपकी फ़िश का साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ। तो इसके बाद हाइट और विड्थ है, तो इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ, तो मैं ये 3D मॉडल को कर रहा हूँ डिलीट। तो फ्रेंड्स, इंसर्ट टैब को जो इल्यूजन है इसका जो लेक्चर है फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर इसके मुताल्लिक़ कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इल्यूजन के बाकी पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।